Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode where we decode polity through conceptual clarity। आज की वीडियो में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें हम लोग काफी डिटेल में इसके सारे कीवर्ड्स को, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो वर्जन मैंने प्रोवाइड किया है ये स्टार्टिंग वाला ओरिजिनल वर्जन है। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत और भी वर्ड जोड़े गए थे, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे जो सेकुलर वर्ड है, सोशलिस्ट वर्ड है, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। तो इसके हर एक कीवर्ड को हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स वगैरह हैं इसके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, फिर इसमें डेट ऑफ एडॉप्शन आता है। तो इन हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम लोग अभी काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी विद द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आपको एक बात पता है कि हमारा भारत देश जो है वो किस आइडियोलॉजी पे बना है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशन से, एक भावना से, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल। ये जो प्रीएम्बल है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये भारत के सपनों का संकल्प है। ये बताता है कि हम एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक नेशन आखिरकार क्यों है और किस दिशा में हमारा देश जो है वो बढ़ना चाहता है। तो इस वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे प्रीएम्बल के हर एक शब्द के असली मतलब को और इसकी इंपॉर्टेंस आज के देश वर्तमान भारत में। तो अब शुरुआत ये उठता है, यानी कि सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो प्रीएम्बल है इसका ओरिजिन क्या है? ये प्रीएम्बल आखिरकार आया कहां से? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त ही लिखा गया था या फिर बाद में लिखा गया? तो इसका जवाब है कि प्रीएम्बल का जो इंस्पिरेशन है वो आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसका इंस्पिरेशन आया था। लेकिन जो भावना भारत के प्रीएम्बल में है वो कोई इसका कॉपी नहीं है, अमेरिका के प्रीएम्बल का वो कॉपी नहीं है, बल्कि ये इमर्ज होती है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से, स्वतंत्रता के जो संघर्ष हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उससे ये इमर्ज होती है। और ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत किया गया था, जिसे अगले साल 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है ये मैंने पहले ही काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, उसका मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और जब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया तब जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन दिया था जिसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में बनता है प्रीएम्बल का बेस। इसमें डिसाइड किया गया कि भारत एक सॉवरन नेशन होगा जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का सम्मान होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था और फिर 26 नवंबर 1949 के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ उससे पहले ही 22 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया था पहले ही। और कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। वैसे इस समय कुछ ही आर्टिकल लागू हुए थे, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है वो लागू होता है 1950 में जब भारत रिपब्लिक बनता है। क्लियर? तो एक बात यहाँ पे याद रखना है कि प्रीएम्बल जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में उसके इंटीग्रल पार्ट के तौर पे नहीं जाना जाता है अंटिल 1973। यानी क्या कहना चाहता हूं मैं, इसका मतलब ये है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल स्टेटस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ है। तो 26 ऑफ जैन 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ। वैसे ये लागू हो जाता है उससे पहले ही 26 ऑफ नवंबर 1949, इस समय कुछ आर्टिकल्स लागू किए गए थे, लेकिन पूरी तरीके से ये कब लागू होता है? तो 26 ऑफ जैन 1950 को। क्लियर? तो उस समय जो प्रीएम्बल था, जो प्रस्तावना था, इसको इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता था अंटिल 1973। तो 1973 में आखिरकार क्या हुआ था?
1973 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आता है। केस का नाम है केशवानंद भारती केस, क्लियर, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस ने तय किया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, दैट इज अमेंडमेंट, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें दिए गए प्रिंसिपल जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसके कोर पार्ट हैं। मतलब अगर कोई लॉ या अमेंडमेंट इन आइडियल्स को तोड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। सो 1973 के बाद प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं रहा, बल्कि भारत के संविधान को डायरेक्शन देने वाला एक मोरल कंपास बन गया। क्लियर? तो क्लियर होना चाहिए कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगर इस पे और मैं हल्का सा आपको डिस्कशन कर दूं, अगर इसके ओरिजिन के बारे में अगर मैं हल्का सा और डिस्कशन करूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1787 में यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वहां भी जो शुरुआत होती है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी भी जो शुरुआत होती है वो सेम पावरफुल वर्ड से होती है, वी द पीपल। अमेरिका का प्रियम्बल एक शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था जिसमें बताया गया था कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी मर्जी से सरकार बनाई है, जो जस्टिस, वेलफेयर, लिबर्टी और यूनिटी को एंश्योर करेगी। इसी से इंस्पायर होकर कई और कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने अपने संविधान में प्रियम्बल को शामिल किया। इंडिया के प्रियम्बल में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया, जिससे ये मैसेज आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी रूलर का नहीं बल्कि लोगों ने अपने लिए बनाया है। तो जब 1973 में केशवानंद भारती केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में एक आवाज थी जो देश के संविधान की रूह को प्रोटेक्ट कर रही थी, और वो आवाज किसकी थी? तो पालकी वाला की। क्लियर? किसकी आवाज थी? तो नानी पालकी वाला। ये एक महान वकील, इकोनॉमिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उस बेसिक स्ट्रक्चर को ये चेंज नहीं कर सकती है। पालकी वाला का ये मानना था कि प्रियम्बल सिर्फ एक मुखड़ा नहीं है, बल्कि संविधान का ये गाइडिंग लाइट है। पालकी वाला ने एक बार कहा था कि द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोचिए, जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है कि आप कौन हैं, वैसे ही प्रियम्बल बताता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और किस विचार पर बना है। आपके आधार कार्ड या आईडी में आपका नाम, जन्म, फोटो और पहचान होती है। ठीक उसी तरह प्रियम्बल में भी लिखा होता है कि हम किस आइडियोलॉजी को मानते हैं, जैसे सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। प्रियम्बल बताता है कि हमारा गोल क्या है, जैसे हम किस चीज को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को एंश्योर करता है ये। अगर पूरा संविधान एक डिटेल्ड मैनुअल है, तो प्रियम्बल जो है वो उसका कवर पेज है और साथ ही साथ उसका सोल भी है। पालकी वाला के लिए प्रियम्बल सिर्फ एक शुरुआती पैराग्राफ नहीं था, ये एक विजन स्टेटमेंट था, एक गाइडिंग लाइट था, एक मोरल फ्रेमवर्क था। इसलिए उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा, पहचान पत्र कहा, जिसमें भारत की पहचान और उसका लक्ष्य दोनों समाये हुए हैं। आपको ये जानकारी जो है वो हैरान कर देगी कि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब प्रियम्बल में सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द नहीं थे। ये जब मैं स्टार्टिंग में आपको ओरिजिनल प्रियम्बल दिखा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो तीन वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इनको बाद में जोड़ा गया। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो उस समय केवल सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे। ये सवाल जो है यूपीएससी में पूछा हुआ है कि ओरिजिनली जो प्रियम्बल का फॉर्मेट था वो कैसा था, इस कारण से मैंने उसको प्रोवाइड किया है। तो ओरिजिनली जो प्रियम्बल था वो उसमें केवल लिखा था सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन प्रेजेंट डे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आप देखोगे तो जो प्रियम्बल है उसमें लिखा रहेगा सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी कि संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्र और गणराज्य। क्लियर। तो ये जो तीन शब्द हैं ये बाद में इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी और इसी टाइम पर संविधान में कई बड़े चेंजेस किए गए। प्रियम्बल में जो चेंज हुआ था वो अभी मैंने आपको बता दिया कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से इसको चेंज करके सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया और साथ ही साथ एक और वर्ड ऐड किया गया था, दैट वाज इंटीग्रिटी। यानी कि यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके लिखा गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यूनिटी ऑफ द नेशन को क्या चेंज करके लिखा गया, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछ सकता है। तो सरकार का कहना था कि ये जो वैल्यूज हैं ये पहले से ही भारत में हैं, लेकिन अब उन्हें ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा रहा है। क्लियर। तो प्रियम्बल क्या है ये हमने समझ लिया, पालकी वाला ने इसके बारे में क्या बोला है वो हमने जान लिया, इसका लीगल स्टेटस क्या है वो हमने समझ लिया। फिर उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इमरजेंसी के दौरान इसमें कौन कौन सी चेंजेस लाई गई उसको हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो 4 इंग्रेडिएंट है इसके। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, दैट इज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद फिर आप और देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि तीसरा ये है, ये कोई मेन टॉपिक नहीं है ये, यानी कि पहला क्या हुआ, पहला हुआ आपको सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा हुआ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तीसरा हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा है कि डेट ऑफ एडॉप्शन, यानी कि कब इसको एडॉप्ट किया गया था। तो प्रियम्बल के थ्रू ही आपको मैं बताता हूं। यहां पे देखो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना, यानी कि अथॉरिटी का स्रोत क्या है, तो यहाँ पे वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये आप प्रियम्बल से सब कुछ समझ सकते हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो पहली लाइन है, यही जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटी का स्रोत है। यानी कि संविधान किसी राजा, फिरंगी या विदेशी ताकत ने नहीं बनाया, ये हम भारत के लोगों ने अपने लिए खुद बनाया है। तो पावर का जो असली सोर्स है वो क्या है, तो वो लोग हैं, इस देश के लोग हैं। दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो वो है यानी कि जो भारतीय स्टेट होगा, जो राज्य होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। यानी प्रियम्बल बताता है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो एक सॉवरन राष्ट्र है यानी कि आजाद देश है, एक सोशलिस्ट है यानी कि सामाजिक समानता है, एक सेकुलर कंट्री है यानी कि धार्मिक न्यूट्रलिटी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी कि जनता की सरकार है, एक रिपब्लिक है यानी कि रूलर जन्म से नहीं बल्कि चुनाव से आता है। क्लियर। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम लोग। दूसरा कि भारतीय जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, तो सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर आता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्रियम्बल बताता है कि संविधान का मेन गोल क्या है, तो जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। क्लियर। तो जस्टिस 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इस पे डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और फ्रेटर्निटी जो है वो आपको मिल जाएगा फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिटी लिखा है पहले ओरिजिनल, यहाँ पे बाद में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी ऐड किया जाएगा। फिर चौथा आपको आता है इंग्रेडिएंट, वो है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो प्रियम्बल क्लियरली लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 ऑफ नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था। क्लियर। यानी कि इंग्रेडिएंट जो है वो आपको प्रियम्बल को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि 4 इंग्रेडिएंट है इसके। पहला है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा है कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। क्लियर। तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा क्या है, तो डेट ऑफ एडॉप्शन। क्लियर। अब एक एक वर्ड को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कीवर्ड आता है वो आपको है सॉवरन, यानी कि संप्रभु राष्ट्र। तो अब सॉवरन क्या है, तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। सॉवरन यानी कि संप्रभु राष्ट्र।
तो ये जो सॉवरन वर्ड है, ये वर्ड सुनते ही लगता है कि जैसे कोई बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो मतलब है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सॉवरन का सिंपल मतलब होता है कि पूरी तरीके से आजाद। कोई भी बाहरी देश, समूह या जो अथॉरिटी है ना, वो हमारे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। भारत किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे झुकता नहीं है। हम अपने फैसले खुद लेते हैं, यानी कि यही है कि हमारे इंटरनल मैटर में और एक्सटर्नल मैटर में, यानी कि आंतरिक और बाह्य मामलों में हम लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है। कोई भी जो है फॉरेन पावर जो है वो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर रिसेंट एग्जांपल हम लोग देखें या फिर नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, तो जब भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तो अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर किसी ने भी रसिया से डिफेंस डील की तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन क्या भारत ने अपना डिसीजन बदला था? तो नहीं, क्योंकि हम एक सॉवरन नेशन है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर बनाते हैं, किसी और पावर के कहने पे नहीं। तो ये है सॉवरेनिटी, अपना देश, अपना रूल, अपनी सोच और अपनी डायरेक्शन। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, तो आर्टिकल 370 का जो रिमूवल हुआ था, ये काफी हॉट टॉपिक था। तो इस समय दुनिया में कई सारी कंट्रीज ने अपना ओपिनियन दिया था, लेकिन भारत ने क्लियरली बोला कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर। तो सॉवरन नेशन अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी की परमिशन नहीं लेता है। अगर और हम लोग बात एग्जांपल देखें, तो जो इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था 2023-24 के अराउंड का, जो अपने पीक पे था उस समय, तो इसमें भारत का क्या स्टैंड था? तो भारत ने इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद अपनी सोच के हिसाब से बैलेंस्ड स्टैंड लिया था। इजराइल की सिक्योरिटी को सपोर्ट किया और पैलेस्टीन के सिविलियंस के लिए कंसर्न भी दिखाया। तो ये दिखाता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिपेंडेंट है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे माइंड में कि अगर भारत जो है वो पूरी तरीके से संप्रभु है, पूरी तरीके से सॉवरन है, तो फिर आखिरकार हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्यों ज्वाइन किया, और वो भी एक ऐसा ग्रुप का मेंबर बन के जिसमें ब्रिटिश क्राउन हेड है, और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है। तो ये कैसे राज किया है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। लगभग 7 से 8 वीडियो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में मैंने चर्चा की है। उसके बाद इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जिसमें मैंने 2 पार्ट में इसको बताया है। जैसे मेन टॉपिक आता है इंडियन 18th सेंचुरी, जिसके 2 सब टॉपिक मैंने डिवाइड किए हैं कि पोस्ट लेटर मुगल्स एंड इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो वहां पे मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो देखो मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो आखिरकार एक ऐसे ग्रुप का मेंबर बनना जिसमें ब्रिटिश क्राउन हेड है, जिसने हम लोग को कॉलोनी बनाकर हम लोग को इतना ज्यादा सप्रेस किया था, तो आखिरकार क्यों उसको एक्सेप्ट करना? तो क्या यहां से हमारी सॉवरेनिटी अफेक्ट होती है? तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब ब्रिटिश एम्पायर का ऑफिशियल पार्ट रहना जरूरी नहीं था। माउंटबेटन प्लान के बाद भारत एक डोमिनियन बना, यानी हमारे पास इंटरनल ऑटोनॉमी थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन जो था वो उस समय नॉमिनल हेड था। लेकिन 1950 में जब भारत रिपब्लिक बना, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्लियर कर दिया कि नो फॉरेन रूलर और क्राउन विल बी आवर हेड, ओके, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद भी भारत ने कॉमनवेल्थ को वॉलंटरली ज्वाइन किया था, यानी कि अपने मर्जी से इसने ज्वाइन किया था, और इससे भारत की जो सॉवरेनिटी है वो अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं था कि हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर चले गए, बल्कि एक फ्री और इक्वल मेंबर बन गए। भारत ने डिसाइड किया कि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे, लेकिन किसी प्रेशर या रूल के अंडर नहीं। तो ब्रिटिश क्राउन इज ओनली अ सिंबॉलिक हेड, जिसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है भारत के इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में। इसलिए 1949 में, कब? तो 1949 में लंदन डिक्लेरेशन के जरिए यह तय हुआ कि कॉमनवेल्थ के मेंबर्स रिपब्लिक भी हो सकते हैं, और वो ब्रिटिश मोनार्क को सिर्फ सिंबॉलिक लीडर मानेंगे, नॉट एज हेड ऑफ स्टेट। फिर एक और आता है यहाँ पे कंफ्यूजन यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनने से, कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर आपको इंडिया दिखाई देगा। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर इंडिया ट्रूली सॉवरन है, तो क्या हम यूनाइटेड नेशन के रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल फोरम है,
जिसका मेंबरशिप हमने अपनी इच्छा से ज्वाइन किया। इंडिया ने 30 अक्टूबर 1945 का अराउंड इसको ज्वाइन किया था एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में ब्रिटिश इंडिया के नाम से। और जब भारत आजाद हुआ तब भी हम यूनाइटेड नेशन के फुल मेंबर बने रहे। तो क्या ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनने का मतलब है हम ग्लोबल कोऑपरेशन चाहते हैं। किस चीज के लिए? तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ। यूनाइटेड नेशन हमें फोर्स नहीं करता, बल्कि भारत हर रेजोल्यूशन, ट्रीटी या मिशन को अपने सॉवरन चॉइस के बेसिस पे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है। क्लियर? अगर एग्जांपल देखते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ था या फिर हो ही रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर पर यूनाइटेड नेशन ने कई बार वोटिंग की, लेकिन भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंस लिया क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो अलग है। फिर इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो या क्लाइमेट चेंज रेजोल्यूशन, भारत हर बार अपने देश के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है बिना किसी प्रेशर के। तो सॉवरेनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से अलग रहें। क्लियर? सॉवरेनिटी का ये मतलब नहीं है कि हम लोग दुनिया से अलग रहें, बल्कि ये है कि हम किस फोरम का हिस्सा बनेंगे, क्या रूल्स फॉलो करेंगे, ये डिसीजन हम खुद से लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का मेंबर होके भी भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और मिलिट्री एक्शन पे फुल कंट्रोल रखता है। दैट्स द पावर ऑफ बीइंग अ सॉवरेन डेमोक्रेसी। तो सॉवरेन वर्ड क्या है, संप्रभु वर्ड क्या है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला कीवर्ड आता है सोशलिस्ट। ये मैंने आपको बता दिया है कि सोशलिस्ट जो वर्ड है, इसको ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब इमरजेंसी चल रहा था उस समय, तो उस समय ये अमेंडमेंट लाया गया था, तो उसके तहत इस वर्ड को ऐड किया गया। क्लियर? तो देखो, सोशलिस्ट शब्द जो है 1976 में ऐड हुआ इमरजेंसी के दौरान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत एक कम्युनिस्ट देश बन गया जैसे चाइना या फिर यूएसएसआर। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का मिक्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अलाउड है, लेकिन सरकार इंश्योर करती है कि अमीरी जो है वो कुछ लोगों के हाथ तक सीमित ना रहे। क्लियर? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो इसके फीचर है कि सभी लोगों का समग्र विकास करना, अमीर गरीब के बीच की दूरी को कम करना। क्लियर? सरकार का एक्टिवली इंटरफेयर करना जहां पे जरूरत हो, हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें जो सोशलिस्ट को कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एमजी नरेगा उसमें आ जाएगा आपको, गांव के लोगों को रोजगार का अधिकार। फिर आपको पीएमजीकेवाई आ जाएगा जो कि है फ्री राशन ड्यूरिंग कोविड। तो सरकार ने खुद जिम्मेदारी उठाई थी इस चीज की कोविड के दौरान। क्लियर? सरकार ने खुद जिम्मेदारी उठाई थी जब कोविड पीरियड चल रहा था। तो फिर आरटी आ जाता है जैसे राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को पढ़ने का हक। फिर उज्ज्वला योजना है आपको, उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। फिर किसान सब्सिडीज आ जाएगा जैसे फर्टिलाइजर, बिजली, बीज यानी कि सीड्स, ये सब या तो सस्ती मिलेंगी या फिर आपको फ्री मिल जाएंगे। तो भारत एक परिवार है जहां कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब। तो सोशलिस्ट जो अप्रोच है ना, ये इंश्योर करता है कि कोई भी भूखा ना सोए और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। अब ग्राउंड लेवल पे इसकी क्या रियलिटी है ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो अब देखो, जो वर्ड है ना सोशलिज्म, इसका और ज्यादा डीप मीनिंग है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको देने दूं तो सोशलिस्ट शब्द तो 1976 में प्रियम्बल में आया, लेकिन भारत का विजन एक सोशलिस्ट सोसाइटी का काफी पहले तय हो गया था, यानी कि 1976 में इसको एक्सप्लिसिट किया गया, लेकिन उससे पहले यह इम्प्लिसिट था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको मिलेगा 1955 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था तमिलनाडु वाले रीजन में। क्लियर? तो यहां पे एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भारत को सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहिए। ये रेजोल्यूशन ये कहता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसका एम क्या है? यानी कि देखो, एम जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, गरीब और अमीर के बीच की असमानता कम की जाए, स्टेट एक्टिवली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का विकास करेगा, हर नागरिक को बेसिक नीड्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए।
तो ये जो रेजोल्यूशन था इसने नेहरूवियन सोशलिज्म को ऑफिशियल पॉलिटिकल डायरेक्शन दिया। ठीक है, इसने पॉलिटिकल डायरेक्शन दिया ऑफिशियली। और इस आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन हमें बाद में देखने को मिला प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, पब्लिक सेक्टर यूनिट दैट इज पीएसयू और वेलफेयर स्कीम्स के जरिए। क्लियर। अब देखो फिर एक और आता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जब आप बुक रीडिंग करोगे लक्ष्मीकांत तो आपको वहां आपको देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, तो ये क्या है? तो ये देखो, ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, इन दोनों का एम है कि गरीबी मिटाना और समाज में समानता लाना। लेकिन दोनों के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है इसमें लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और समाजवाद यानी कि सोशलिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। लोग अपनी सरकार को वोटिंग के थ्रू चुन सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होती है, लेकिन स्टेट कुछ बड़े सेक्टर्स को कंट्रोल करता है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। फोकस होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कि वेलफेयर स्टेट बनाना जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अब एग्जांपल इसका क्या क्या आएगा? तो भारत आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा, जहां वेलफेयर स्कीम्स भी हैं और लोकतंत्र भी है। फिर अगला आपको है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब ये क्या है? तो इसमें डेमोक्रेसी नहीं होती है, इसमें केवल एक पार्टी जो है वो रूल करती है। हर चीज का मालिक होता है स्टेट, जैसे लैंड का मालिक स्टेट, फैक्ट्री का मालिक स्टेट, बिजनेस, तो इन सब चीजों का मालिक स्टेट होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अलाउड नहीं होती है। सबको इक्वल रखने के चक्कर में इंडिविजुअल जो फ्रीडम है वो कम हो जाती है। जैसे आपको पुराना सोवियत यूनियन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, तो ये यहाँ पे आपको कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मिल जाएगा। क्लियर। तो अगर आप आगे पढ़ोगे तो वहां पे आपको गांधीयन सोशलिज्म भी मिलेगा, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी मिलेगा। तो ये क्या है? तो देखो, अगर हम इंडियन सोशलिज्म की बात करते हैं तो ये कोई एक इंपोर्टेड आइडिया नहीं है, ये एक यूनिक ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। लेकिन ये दोनों में से ज्यादा ये गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुकता है। यानी कि इंडियन सोशलिज्म जो है, भारतीय समाजवाद है, वो किस तरफ झुका हुआ है? तो वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ है। क्योंकि देखो, मार्क्सिज्म के बारे में पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। मार्क्सिज्म का ये कहना है कि क्लास स्ट्रगल करो और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाओ जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो और हर चीज का जो मालिक है वो स्टेट हो। ये कौन कहता है? तो मार्क्सिस्ट व्यू कहता है। लेकिन वहीं पे गांधीज्म क्या कहता है? गांधीज्म जो आइडिया ये क्या कहता है? तो इसका कहना है कि गरीबी हटाओ लेकिन बिना किसी हिंसा के, नॉन वायलेंस। क्लियर। ग्राम स्वराज लाओ, विलेज इकोनॉमी, और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को लाओ। स्टेट का इंटरफेरेंस जो है वो कम हो और हर एक व्यक्ति का विकास हो सेल्फ रिलायंस के थ्रू। तो इंडियन सोशलिज्म जो है इसने दोनों से सीखा है, मार्क्सिज्म भी सीखा है, गांधीज्म से भी सीखा है। मार्क्सिज्म से इसने क्या सीखा है? इकोनॉमिक इक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन खत्म करने का आइडिया। और गांधीज्म से क्या सीखा है? नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और मोरल वैल्यूज। इसलिए भारत में सोशलिज्म का मतलब है गरीब को ऊपर उठाना बिना समाज को तोड़े। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हमने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एडॉप्ट भी किया, जिसमें डेवलपमेंट और इक्विटी दोनों पे फोकस था। लेकिन विद टाइम, विद डेमोक्रेसी, पीस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इंटैक्ट, यानी कि डेवलपमेंट और इक्विटी दोनों पे फोकस रहेगा, लेकिन इसमें और भी एलिमेंट इंक्लूड रहेंगे, जैसे डेमोक्रेसी रहेगी, पीस रहेगा और इंडिविजुअल फ्रीडम भी रहेगा। क्लियर। तो अब देखो, फिर अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो वहां पे फिर आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में चर्चा है, हल्का सा चर्चा है 1991 में जो आया था एलपीजी। तो देखो, 1991 में आता है एक टर्निंग पॉइंट, दैट वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। कब? तो 1991। इस पॉलिसी ने भारत के इकोनॉमिक मॉडल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और इंट्रोड्यूस किया 3 नए पिलर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स।
लिबरलाइजेशन ने गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया। प्राइवेटाइजेशन ने पीएसयू सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री दी और ग्लोबलाइजेशन ने भारत को दुनिया के मार्केट से जोड़ दिया। इससे इकोनॉमी का ग्रोथ तो जरूर हुआ, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि इससे भारत का जो सोशलिस्टिक कैरेक्टर है वो डाइल्यूट हो गया। पहले जहां स्टेट हर चीज का ओनर था, अब वहां प्राइवेट कंपनीज का भी रोल बढ़ने लगा। पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इनइक्वालिटी भी बढ़ने लगी। तो ये कहा जा सकता है कि 1991 के रिफॉर्म्स ने हमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी से मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये जो ट्रांजिशन जो था वो जरूरी था इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए, लेकिन इसने इंडियन सोशलिज्म की कोर वैल्यूज को भी चैलेंज किया। क्लियर? तो सवरन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, सोशलिस्ट स्टेट क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। बस लेक्चर को ध्यान से सुनना है, नोट्स पे फोकस नहीं करना। जो मैं बोल रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनना है, क्योंकि नोट्स तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दूंगा। फिर अगला जो कीवर्ड है वो है सेकुलरिज्म। क्लियर? तो अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का असली समरी है, उसका सार है, यानी कि सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई और, सबको बराबरी का अधिकार है अपने धर्म को मानने का, पूजने का और उस पर चलने का। लेकिन सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि धर्म को इग्नोर किया जाए। भारतीय सेकुलरिज्म जो है ये धर्मों का सम्मान करता है, सबके अधिकार को ये प्रोटेक्ट करता है। ये आइडिया इंडिया के संविधान में शुरुआत से था, लेकिन वर्ड सेकुलर को ऑफिशियली 1976 में ऐड किया गया। ये अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम हुआ था, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन इसका मकसद था ये बताना कि भारत के राज्य किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं झुके होंगे। मंदिर हो या मस्जिद, चर्च हो या गुरुद्वारा, सरकार सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। जैसे कि आर्टिकल 25 टू 28, जो अब मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड स्कूल्स। यानी कि भारत में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, और यही है हमारे सेकुलरिज्म की खूबसूरती, दैट इज सर्वधर्म संभव, यानी सब धर्मों के लिए सम्मान और समानता। क्लियर? तो जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, तो अक्सर ये दिमाग में आता है कि इसका मतलब सिर्फ धर्म से दूरी है, लेकिन भारत का सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है और इस बात को समझना काफी जरूरी है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पे यूपीएससी मेंस में सवाल भी आया था, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूएसए हो गया या फ्रांस हो गया, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन। मतलब सरकार किसी भी धर्म में दखल नहीं देगी, ना सपोर्ट करेगी ना अपोज करेगी। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म का अप्रोच जो है वो थोड़ा यूनिक है। इंडिया में स्टेट सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म संभव, यानी सभी धर्मों का समन्वय। अगर कहीं कोई धर्म के नाम पे गलत प्रैक्टिस कर रहा हो, जैसे ट्रिपल तलाक, अनटचेबिलिटी या वुमेन राइट्स वायलेशन, तो सरकार उसमें इंटरवीन कर सकती है। तो ये है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जहां स्टेट रिफॉर्म्स के कदम उठाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बारे में बोले तो स्टेट और धर्म अलग अलग है, और इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में अगर बोले तो स्टेट सभी धर्मों का सम्मान करता है, जरूरत पड़ने पर उसे सुधार भी करता है। तो इस वजह से भारत का सेकुलरिज्म दुनिया में एक यूनिक मॉडल माना जाता है, जिसमें धार्मिक जो स्वतंत्रता है और जो सामाजिक इंसाफ है, दोनों का बैलेंस जो है वो बनाया गया है। क्लियर? तो सवरन क्या है समझ आ गया होगा। फिर सोशलिस्ट क्या है ये क्लियर, सेकुलरिज्म क्या है ये क्लियर। अब अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। तो ये नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे देखो, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, यानी स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। कब ऐड किया गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इमरजेंसी के दौरान। कोर प्रिंसिपल क्या है? तो सर्वधर्म संभव, ये मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? तो आर्टिकल 25 से लेकर
आर्टिकल 28। क्लियर। अब अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? तो देखो, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। ये एक ऐसी सोच है जहां लोग ही सरकार के मालिक होते हैं। प्रियम्बल जो है वो क्लियरली कहता है कि इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहां डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। और भारत में ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये दो लेवल पे है। एक है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिंपल मतलब समझो जहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति से हो या फिर किसी भी धर्म का हो। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब समझो जहां सबको बराबरी का मौका मिलता है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जस्टिस में। इंडियन डेमोक्रेसी एक सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी भारत में सिर्फ एक वेस्टर्न इंपोर्ट नहीं है, ये तो हमेशा से हमारे ग्राम सभा, पंचायत और समुदाय का हिस्सा रही है। जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो हम सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगला वर्ड है जस्ट। अगला वर्ड आपको मिल जाएगा रिपब्लिक का। रिपब्लिक यहाँ नोट्स में छूटा हुआ है, तो अगला वर्ड सिंपल आप समझो बस लेक्चर सुनो, क्योंकि नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। अगला वर्ड आपको आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है? तो जब हम कहते हैं कि इंडिया इज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का एक स्पेशल मतलब है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी नहीं होता है जैसे कि राजा महाराजा, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा नहीं। तो यानी कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुने जाते हैं। उस पद पर कोई जन्म के बेसिस पे नहीं जाता है। यानी कि देखो, इसका क्या मतलब होगा कि जैसे मैं हो गया, आप हो गया, सभी इस देश के लोग हैं, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये लोग फिर बाद में जाकर राष्ट्रपति को जो है ये लोग भी फिर वहां पे चुनते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो जन्म के आधार पर नहीं बनेगा, बल्कि वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इनडायरेक्ट रूप से ही चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाएगा भारत की जनता के द्वारा, लेकिन वो चुना जाएगा। तो ये जो रिपब्लिक सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी बैकग्राउंड का हो, वो राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो लोगों का विश्वास जीत सके तब। रिपब्लिक होने का असली एसेंस है कि लोकतांत्रिक संविधान, चुनाव के जरिए चुनी गई सरकार और राष्ट्र का जो हेड है वो इलेक्टेड हो। इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है ना, वो एस्टैब्लिश होता है। सभी नागरिक, चाहे आम आदमी हो या प्रेसिडेंट, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ रिपब्लिक, तो हम कहते हैं कि ये देश किसी एक व्यक्ति या परिवार की जागीर नहीं है, ये इस देश की जनता का देश है। यानी जो लोग हैं यहाँ पे, ये उनका देश है, ये किसी के परिवार की जागीर नहीं है। तो इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में देखा कि प्रियम्बल क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, फिर स्टेट का जो नेचर है वो नेचर कैसा होगा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है वो हमने देख लिया, स्टेट का नेचर क्या है वो हमने डिटेल में काफी डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।